Hello friends, myself Pragya and you all are listening me on Eduforum Academy's YouTube channel. इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आज डेट 9 दिसंबर 2020 के द हिंदू का डिटेल एनालिसिस। तो फ्रंट पेज पर जो न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट न्यूज़, वो एक तो सेंटर और जो किसानों का विरोध चल रहा है उसको लेके है। इसमें कुछ भी ऐसे खास बताने लायक इसमें आज नहीं आया है। कल बंद हुआ था, भारत बंद, वो पीसफुली रहा है, बस इतना है। और ये सेकेंड न्यूज़ है कि हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने बोला है कि सेंटर स्टेट्स के साथ काम कर रहा है और बहुत ही जल्द किसी भी वैक्सीन को मार्केट में रिलीज किया जा सकता है। किसी भी वैक्सीन को परमिशन मिल सकती है। अभी 3 वैक्सीन इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन को लेके बीजीसीआई के सामने अपील कर चुकी हैं। तो अभी इन तीनों पे विचार किया जा रहा है कि हर देश का अपना अपना प्रोटोकॉल होता है। इंडिया का अपना प्रोटोकॉल है, अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, अपना प्रोविजन है। तो उस हिसाब पे अगर ये फिट बैठती हैं, वैक्सीन कौन कौन सी है पता होगा आपको। फाइजर है एक तो, और दूसरी कोविशील्ड और तीसरी कोवैक्सीन। तो ये जो वैक्सीन है इनमें से देखते हैं किसको पहले क्लियरेंस मिलती है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना ये है कि इमरजेंसी जो ऑथराइजेशन है हम उस पर पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। हमारा जो एक्ट है, न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल 2019, इसके अनुसार अगर हम किसी को ईयूए देते हैं, ईयूए मतलब वही इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, तो इसमें इमरजेंसी मतलब आपातकाल की अवस्था में जो पेंडेमिक अभी चल रहा है इस स्थिति में, तो इसमें क्या करते हैं, कोई भी ड्रग है, कोई भी वैक्सीन है, तो उसको हम थोड़ी रिलैक्सेशन देते हैं। उसका टाइम पीरियड अगर ट्रायल का ज़्यादा है तो हम उस टाइम पीरियड को कट कर देते हैं, थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे देंगे और उसको शॉर्ट कर सकते हैं कि भाई आप ज़्यादा लंबा टाइम ना लो, आपकी जो भी प्रोसीजर है उसको जल्दी फॉलो करके आप उसको मार्केट में लेके आइए। इसके अलावा और छूट दे दी जा सकती है, जैसे कि अगर उनका डाटा कंप्लीट नहीं है तो उसमें उनको थोड़ा-सा टाइम पीरियड की मोहलत दे दी जाती है, थोड़ी छूट दे दी जाती है कि आप अपना डाटा कलेक्ट कर लीजिए बाद में, लेकिन उससे पहले मार्केट में आप दवाई ला सकते हैं या वैक्सीन ला सकते हैं। ये तो हुआ इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। लेकिन इसमें अभी बहुत सारे काम की ज़रूरत है। इसके अभी प्रिपरेशन के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए और जो वैक्सीन का प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। अभी इवन उस पर काम भी चल रहा है, जिससे कि जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हो हर एक पर्सन के लिए वो मिनिमम टाइम में हो सके। इसके अलावा हमारे जो बाकी पैरेलल वर्किंग मोड में कुछ इम्यूनाइजेशन प्रोसेस हमारी चलती रहती है इंडिया में, वैक्सीनेशन होता रहता है। ये पहली बार ऐसा वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, इससे पहले भी वैक्सीन दी जा चुकी हैं और अभी कंटिन्यू अभी दी जा रही है। तो वो पैरेलल वर्क है, वो अफेक्टेड ना हो, तो उनको भी साथ में ध्यान रखा जा रहा है। इसमें लगभग अगर कोई वैक्सीनेशन जब प्रोसेस आएगी तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई फ्रंट वॉरियर रहेंगे, सबसे फ्रंट लाइन पे काम करेंगे, वो होंगे एएनएम वर्कर्स। एएनएम वर्कर्स अभी इंडिया में 2.39 लाख में है, लेकिन जब कोरोना की वैक्सीनेशन प्रोसेस में उतारा जाएगा तो उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ 1.54 लाख एएनएम वर्कर्स है उनको यूज करेंगे, जिससे कि जो बाकी हमारी प्रोसेस है इम्यूनाइजेशन की वो कहीं इफेक्ट ना हो। और इन्होंने बताया कि हमारा जो नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप बना है वैक्सीन को लेके, तो उसने कुछ प्रायोरिटी फिक्स की है कि सबसे पहले हम किसको वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले इसमें आएंगे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और पर्सनल फ्रॉम जो स्टेट है और सेंट्रल की पुलिस है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कोरोना के दौर में हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट फ्रंट रोल प्ले कर चुका है। इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के खुद को खतरे में डाल के जो सेंटर का और स्टेट का दिया हुआ सारा काम अपनी ड्यूटी निभाई है। तो इनको सबसे पहले वैक्सीन अगर दी जाएगी तो उसमें फ्रंट लाइन प्लेयर्स यही रहेंगे। उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट के जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने बहुत काम किया है, उनको भी इसकी प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल किया गया है। म्यूनिसिपल वर्कर्स हैं, उनको भी वैक्सीन दी जाएगी। इसके अलावा जो 50 से ऊपर के लोग हैं, जिनकी आयु 50 से ज़्यादा है, उनको इस प्रायोरिटी ग्रुप में शामिल किया जाएगा। और इसके लिए क्या किया जा रहा है, सेंटर और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज मिलके डाटा तैयार कर रही हैं, कहाँ से, ऑल ओवर इंडिया डाटा मिलेगा, उस हिसाब से वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी, वैक्सीन का प्रोडक्शन किया जाएगा। और इसमें एक जो टेक्निकल न्यूज़ ये है कि कोविन एक ऐप रहेगा, कोविन ऐप, ये ऐप रहेगा, मोबाइल में आप प्ले स्टोर में डाउनलोड करेंगे और इस ऐप पे सारा डाटा रहेगा कि कितने लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, कितने लोग नीडेड हैं। और कोल्ड चेन सिस्टम हमारा जो है, जिसमें हम रेफ्रिजरेटेड प्रोडक्ट है उसको हम सप्लाई करते हैं,
ये हमारा सिस्टम है, इसमें अभी पूरी क्षमता है कि हम दवाइयों का और दवाइयों की जो रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको हम कोल्ड चेन मतलब उनको हम -डिग्री टेम्परेचर में स्टोर कर सकें। तो हमारा कोल्ड चेन सिस्टम है वो भी फुल्ली वर्क कर रहा है। इसके अलावा हमारे जो 3 करोड़ हेल्थ केयर फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो भी इसमें लगातार काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने ये बोला है कि अभी जो कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था कि वैक्सीन को लेके इंडिया में ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है। लोग इंडिया में वैक्सीन को लेके इतना ज़्यादा सिक्योर फील नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग लोग चाहते हैं कि लगभग 80% लोग चाहते हैं कि वैक्सीन इंडिया में जल्दी रिलीज़ हो, लेकिन इनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को लेके सशंकित हैं कि अगर वैक्सीन आई तो वो क्या वैक्सीनेशन करवाएँगे खुद का? क्या वो आगे आएँगे वैक्सीन को लेने के लिए? ये ट्रस्ट इश्यू है। लोगों से उन्होंने अपील की है कि आप फेथ रखिए गवर्नमेंट में और हमारी जो हेल्थ सिस्टम है उसमें। तो जब हेल्थ सिस्टम आपका अच्छा काम करेगा, तो जो ज़ाहिर सी बात है जो कॉमन मैन है वो आके अपना वैक्सीनेशन खुद करवाएँगे। इसमें इन्होंने ये भी बोला कि सिर्फ स्टेट या सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वैक्सीनेशन की। इसमें वॉलंटियर्स एक्सरसाइज होगी और पीपल पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि जब हम वैक्सीन रिलीज़ करेंगे, अगर ईयूए पे विचार करके, तो हमारा उसमें रिस्क बेनिफिट रेशियो है। कितने लोगों को इससे खतरा हुआ और कितने लोग इससे फायदे में रहे, ये पूरा रेशियो देखने के बाद ही ईयूए पे विचार किया जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। सरकार पे और अपने हेल्थ सिस्टम है उस पर थोड़ा भरोसा रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वैक्सीन आए तो खुद को वैक्सीनेट करवाइए उसमें। ये थी आज की न्यूज़ फ्रंट पेज की। और ब्रिटेन में फाइजर मार्केट में आ चुकी है। ब्रिटेन की जो वैक्सीन है, फर्स्ट वैक्सीन उसको लाया जा चुका है और सबसे पहले इसको टेस्ट कराया है। मार्गरेट कीनन नाम की एक दादी हैं, 91 ईयर ओल्ड। उन्होंने सबसे पहले इसको ट्राई किया है खुद पे। ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन गई ब्रिटेन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक न्यूज़ है ये भारतमाला प्रोजेक्ट को लेके। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने लैंड एक्विजिशन को लेके चेन्नई कृष्णागिरी सलेम जो हाईवे बन रहा है, उसमें लगभग 277.3 किलोमीटर लंबा हाईवे है। इसके लिए जो जमीन अलॉट होनी थी उसकी परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने दे दी और इसमें लगभग 10,000 करोड़ का सरकार का इन्वेस्टमेंट है। और ये 8 लेन हाईवे है, NH 179A देखिए आप, और NH 179B। ये किसका पार्ट है? भारतमाला प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट फेज है उसका पार्ट है ये। इसमें लगभग 24,800 किलोमीटर लंबी सड़कें बनेंगी, हाईवे बनेंगे और इसका एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट है 5.35 लाख। भारतमाला प्रोजेक्ट आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है और जब से चल रहा है ये 2015 से, तब से ही लगभग ये काफी न्यूज में रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। भारतमाला है आपका रोड एंड हाईवे प्रोजेक्ट और ये कहाँ से शुरू होगा? गुजरात से शुरू होगा। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमालय के सारे स्टेट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड। उसके बाद वहां से होता हुआ ये यूपी, बिहार में जाएगा, वेस्ट बंगाल में जाएगा। वेस्ट बंगाल से आगे फिर सिक्किम, आसाम, अरुणाचल से होते हुए इंडो म्यांमार बॉर्डर तक पहुंचेगा। वहां पे मणिपुर और मिजोरम तक पहुंचेगा। इसके इसमें सबसे खास बात यह है कि कनेक्टिविटी कहाँ से, बॉर्डर से हमारी कनेक्टिविटी रहेगी। इसके अलावा जो रूरल है एरिया है, ट्राइबल एरिया है, यहाँ भी हमारी कनेक्टिविटी होगी। यहाँ भी हमारी सरकार का जो रोडवे सिस्टम है उसकी पहुंच रहेगी। बाकी जो बैकवर्ड एरिया है उनको भी शामिल किया गया है इसमें। तो ये रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री है, उसके अंदर आता है ये। ठीक, ये चीज याद रखने वाली है इसमें है भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में। और एक खबर ये आई है कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है, अब तक हम पढ़ते आ रहे थे 8,848 मीटर। अब ये जो एवरेस्ट है इसकी हाइट थोड़ी बढ़ गई है। तो और चाइना नेपाल में अब तक कन्फ्लिक्ट चलता था कि चाइना इसकी हाइट को मानता था 8,844 और इधर नेपाल साइड में मानते थे 8,848 मीटर। क्योंकि चाइना साइड से चढ़ना मतलब अगर पर्वतारोही इस पर जाते हैं तो उनको आसानी रहती है, और जब इधर नेपाल साइड से आते हैं साउथ साइड से तो उनको थोड़ी कठिनाई होती है। अब ये एक तो टूरिस्ट हब है माउंट एवरेस्ट, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और कॉम्पिटिशन चलता रहता है पर्वतारोहण का, माउंटेन क्लाइंबिंग का। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसकी जो एक कॉमन हाइट है वो सभी देशों द्वारा मानी जाए। हर देश की अपनी अपनी हाइट ना रहे। इंडिया भी है हमारा, इंडिया की भी अपनी जब सर्वे होता है तो वो इसकी हाइट डिक्लेयर करता है। तो अभी नेपाल और चाइना का संयुक्त बयान आया है तो उन्होंने इसकी हाइट को माना है। कितना हो गया है बढ़ के? 8,848.86 8,848.86 मीटर इसकी हाइट हो चुकी है।
ठीक, अब ये हाइट बढ़ती क्यों है, ये ज्योग्राफी का आपका टॉपिक है। प्लेट टेक्टोनिक क्रियाएं होती हैं, इसकी वजह से इनकी हाइट बढ़ती है। और जैसा कि अब न्यूज में हम लोग सुनते रहते हैं अक्सर कि जो हमारा हिमालय पर्वत है उसकी हाइट भी बढ़ रही है, धीरे धीरे वो ऊंचा होता जा रहा है। तो ज्योग्राफी का टॉपिक था, आप अगर उसमें थोड़ा सा और डीप स्टडी करते हैं तो आप ज्योग्राफी में जाइए, अब समझिए प्लेट टेक्टोनिक क्रियाएं क्या क्या हैं। आगे बढ़ते हैं। एयर पॉल्यूशन दिल्ली में बढ़ रहा है, डेली आ रहा है न्यूज में। तो एयर पॉल्यूशन, एयर क्वालिटी इंडेक्स पे हमारा पुराना वीडियो है, देखिए दोनों ही जो न्यूज हैं एयर क्वालिटी को लेके हम वेरी पुअर कैटेगरी में है, सीवियर कैटेगरी में पहुंच जाते हैं कभी कभी। तो उस पर आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। स्टेट स्पेसिफिक, सिटी स्पेसिफिक न्यूज को हम अवॉइड करते हैं क्योंकि इसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं रहती है यूपीएससी के लिए। वो हर देश, हर राज्य की अपनी अपनी खबरें होती हैं, दिल्ली की स्पेशल अलग न्यूज आती है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। अगर आपके पास टाइम है, आप इस स्टेट में आते हैं जो दिया गया है और आपको जानना हो अपने स्टेट के बारे में, तो डेफिनेटली आप इस न्यूज को जरूर पढ़िए। यूपीएससी के लिए आज के इन आर्टिकल्स में हम देखते हैं कि एक तो ये इकोनॉमी वाला आर्टिकल है, ये डेली न्यूज में इस तरह के आर्टिकल आ रहे हैं, इसलिए हमने इस आर्टिकल को आज स्किप किया है। सारा जो है इकोनॉमिक रिकवरी को लेके है और सरकार का डाटा है उसको लेके है। सरकार ने अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर कम किया है, उस पर आर्टिकल आया था कल ही कि सरकार को पब्लिक एक्सपेंडिचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ी लेनी चाहिए, और पब्लिक एक्सपेंडिचर ऐसी पैंडेमिक के टाइम में अपने खर्च में कटौती न करके उसको और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। और आपने जीडीपी के जो आंकड़े दिए हैं, कहीं ना कहीं वो उन आंकड़ों पर भी विचार कीजिए, इतना ज्यादा खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं है। एक न्यूज है फ्रेश विस्टा। कल सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कि जो भारत की नई पार्लियामेंट बॉडी है, नई जो बिल्डिंग है उसके बनने पे, तो उसी को लेके है कि आपने पार्लियामेंट बिल्डिंग अब बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी भी देश में बढ़नी चाहिए। इतना अभी पेंडेमिक का टाइम चल रहा है और इकोनॉमी ऑलरेडी डिजास्टर में है, इसके लिए बहुत ज्यादा खर्च आएगा, तो उन पे भी आप विचार कीजिए। और सरकार ये नई बॉडी, नई जो बिल्डिंग है वो इसलिए बना रही है क्योंकि अभी आने वाले टाइम में एमपी और एमपी का जो रेशियो है लोकसभा राज्यसभा में, वो रेशियो बढ़ने वाला है, उनकी संख्या बढ़ने वाली है, तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो उसके लिए भी लोगों को बैठने की जगह चाहिए। और प्लस 75th एनिवर्सरी आने वाली है 2022 में, तो उसके लिए एक नई बिल्डिंग होनी चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आप अगर बिल्डिंग बनाने में खर्च कर रहे हैं तो ये मत भूलिए अपना, आपका एक्सपेंडिचर कितना रहा है और आपकी जो इकोनॉमी है वो किस सिचुएशन में है, इन सब चीजों पर विचार करिए, उसके बाद आप इस पे खर्च करिए। नीचे है कांस्टेंट विजिलेंस, इसमें अभी दिल्ली में 5 आतंकी पकड़े गए हैं, तो उसमें इनका कहना है कि खालिस्तान मूवमेंट के उसमें 2 लोग आतंकी हैं, वो खालिस्तान को सपोर्ट करने वाले हैं। भले ही खालिस्तानी मूवमेंट, खालिस्तान की डिमांड हो रही थी, वो एक तरह से अब बिल्कुल मरणासन स्थिति में है, लेकिन इस मूवमेंट को लेके सरकार को इतना ज्यादा मतलब निश्चिंत नहीं होना चाहिए। सरकार को अभी थोड़ा एक्टिव मोड में रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से जो टेररिस्ट आते हैं इंडिया में, एक तो कश्मीर के लिए आते हैं और दूसरा अब वो काम कर रहा है धीरे धीरे किसको बढ़ाने के लिए, खालिस्तानी सपोर्टर्स को बढ़ाने का। तो इसलिए अभी ना कश्मीर मुद्दे पर सरकार को इतने ज्यादा रिलैक्स होने की जरूरत है और ना ही खालिस्तान के मुद्दे पे। हालांकि खालिस्तान जो मुद्दा था वो कमजोर इसलिए पड़ गया क्योंकि जो सिख थे उन्होंने इससे अपने हाथ पीछे खींच लिया, उन्होंने इसका सपोर्ट करना बंद कर दिया। और कुछ टाइम पहले मर्डर हुआ था शौर्य चक्रवर्ती बलविंदर सिंह का, उस टाइम खालिस्तान जो मूवमेंट था उसको लगभग सरकार द्वारा खत्म ही किया गया था। इनका कहने का मोटिव यही है कि भले कितना ये खत्म हो जाए, आप मान लें कि ये खत्म हो चुका है खालिस्तान मूवमेंट, लेकिन फिर भी अभी इसका कुछ क्या कहते हैं, थोड़ी सी आग इसमें बाकी है। तो कोशिश करिए कि आप इस पर विचार करिए और कश्मीर मुद्दा, जो वहां पे आतंकी हमले होते हैं उनको और खालिस्तान दोनों को ही सीरियसली लीजिए। और ये न्यूज एक स्टैनफोर्ड रैंकिंग हुई है, उसमें इंडियन साइंटिस्ट के लगभग 1594 इंडियन साइंटिस्ट उसमें शामिल किए गए हैं टॉप 2% की लिस्ट में। तो यही आर्टिकल है, इसमें उन्होंने बोला है कि एक इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि इसमें प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन के जो साइंटिस्ट है वो दोनों ही शामिल किए गए हैं। सरकार जिन्हें फंड करती है जिन इंस्टीट्यूट को,
उन्हें भी शामिल किया गया है, और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं वहाँ के साइंटिस्ट भी शामिल हैं, और इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साइंटिस्ट भी शामिल हैं। तो एक तरह से इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। लगभग इसमें 1,59,683 जो टॉप 2% में साइंटिस्ट आए हैं, उनमें लगभग 1-1,500 लोगों ने में इंडिया ने जगह बनाई हुई है। ठीक है, तो ये कह रहे थे साइंटिस्ट जो गवर्नमेंट सपोर्टेड इंस्टीट्यूशन है उनकी सुपरमेसी दिखती है किस चीज़ में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जबकि जो साइंटिस्ट जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आते हैं उनकी जो सुपरमेसी दिखती है वो मेडिसिनल एंड अलाइड एरिया में दिखती है। जो रिपोर्ट है स्टैनफोर्ड की वो बताता है कि जो साइंटिस्ट का वर्किंग डिस्ट्रीब्यूशन है इन जो रूरल और अर्बन एरिया में वो ऑलमोस्ट सेम है। कुछ साइंस के ऐसे डिसिप्लिन हैं, कुछ ऐसे एरिया है साइंस के जहाँ पे साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में है, जबकि कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पे साइंटिस्ट बहुत ही कम संख्या में जाना चाहते हैं। और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनका स्कोर अच्छा रहता है हमेशा की तरह। स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनकी जो नंबरिंग है उन वहाँ काम करने वाले साइंटिस्ट की नंबरिंग है वो इसमें काफ़ी अच्छी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर और जो साइंस है IISc बेंगलोर, और इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन लोगों ने टॉप में जगह बनाई है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ये लोग भी इसमें आए हैं। तो कंक्लूजन इनका कहना ये है कि जो लिस्टिंग पॉइंट है, मतलब काम करने की आज़ादी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो फैसिलेशन है जो साइंटिस्ट को सरकार देती है, उसमें और ज़्यादा अच्छे टॉपिक लेके आइए जिससे आपके यहाँ के साइंटिस्ट अच्छे से काम कर सके, उनको वहाँ सेमिनार हो, इंसेंटिव पैकेज हो, इंस्टीट्यूशन का माहौल अच्छा हो जिससे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, आपस में कनेक्ट कर पाए। और इनका साथ में ये भी है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी बनी है, उसमें साइंस एंड टेक को लेकर थोड़ा बढ़ावा दिया है, आत्मनिर्भर भारत है, उसके लिए भी जरूरी हो जाता है कि आपका साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट अच्छे से काम करे। और जो NRF है, NRF का नाम मेंशन है इसमें, NRF को सेट किया जाएगा, एक प्रपोजल दिया गया है NRF को सेट करने का, जिससे क्या होगा कि जो रिसर्च फील्ड है साइंस एंड टेक की, उसमें रिसर्च को बूस्ट किया जा सके। अगर ये पूरा इकोसिस्टम आपका डेवलप हो जाता है इंडिया में, तो एक तरह से आप कई सारे साइंस और टेक्नोलॉजी और जो सोशल साइंस है, आर्ट है, ह्यूमन है, इन सब में भी आप इन चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। एडिशनल डिवीजन जैसे कि एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, यहाँ भी आप साइंस एंड टेक को बढ़ावा दे सकते हैं। अप्लाइड फिजिक्स, आर्टिफिशियल एजेंसी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, जेनेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुआ, पॉलीमर्स है, इनमें मोर देन 50 लेकिन 100 से कम लोगों ने लिस्ट में जगह बनाई है। हालांकि एक चीज़ डिसअपॉइंटिंग ये रही है कि इसमें एनेस्थीसियोलॉजी और अप्लाइड मैथमेटिक्स, इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर, जेनेटिक हेरिडिटरी, इन सब की जो इस फील्ड के साइंटिस्ट हैं वो काफ़ी कम संख्या में है, तो यहाँ पे ध्यान देने की खास ज़रूरत है। और आप अपना जो GDP है, GDP का लगभग 1% ही आप इसमें खर्च करते हैं, उसको भी बढ़ाइए। तो ये इनका पूरा कहने का मोटिव था कि अच्छा किया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन प्लान जो हम बता रहे थे NRF, इस प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे, जो प्रपोजल्स है, तो आप अपने साइंस और टेक को बढ़ावा दे सकते हैं, और आपके साइंटिस्ट जो अभी कुछ फील्ड में काफ़ी लो परफॉर्म कर रहे हैं उनको भी आप आगे लेके आ सकते हैं। रिलीवेंट टॉपिक दिलाइए, इंसेंटिव पैकेज और अच्छा वर्किंग माहौल, ये सब चीज़ें आपके आत्मनिर्भर भारत के लिए और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो उद्देश्य है उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। मरगजी फेस्टिवल ये इम्पोर्टेंट नहीं है, चेन्नई का फेस्टिवल है ये, और इस बार ऑनलाइन होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके है कि इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रायोरिटी लिस्ट में रहा है, सबसे ज़्यादा अभी इंडिया में काम होना इस पर बाकी है। आगे न्यूज़ भी आई है, उसको लेके आर्टिकल है, आगे देखते हैं क्या है इसमें। सार्क, ये खबर इम्पोर्टेंट है, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें सार्क इम्पोर्टेंट है। सार्क आप सबने सुना होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन।
अभी इसकी 8 दिसंबर को 36वीं सालगिरह मनाई गई क्योंकि इसका जो स्थापना हुई थी वो हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। तो अभी इसकी 36 एनिवर्सरी बनाई गई है। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उसमें मोदी जी ने कहा है कि जो सार्क है उसको टेरर फ्री माहौल बनाने की अपने एरिया में बहुत जरूरत है। सार्क कंट्रीज कौन सी है? इनमें पाकिस्तान है, इंडिया भी है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इन दो देशों में हमेशा आतंकवादी गतिविधियों की वजह से खींचतान मची रहती है। पाकिस्तान टेरर सप्लायर ग्रुप है और इंडिया सबसे ज्यादा इससे अफेक्टेड रहा है। इसलिए इंडिया और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हो पाते, तो जो सार्क है उसका माहौल भी अच्छा नहीं हो पाता। और ये सार्क बहुत इंपॉर्टेंट है साउथ एशियन कंट्रीज के लिए। इसमें देश कौन कौन से हैं वो जान लीजिए आप। अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, और ये मालदीव भी है, नेपाल भी है, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज इसमें है। और सार्क के साथ सबसे खास बात यह है कि ये पूरे विश्व की 3% पॉपुलेशन को 3% वर्ल्ड एरिया को कवर करता है। पूरी दुनिया का 3% क्षेत्र है। और इसके अलावा लगभग 21% इसकी पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की। इसके साथ जो इकोनॉमी की बात करते हैं वो 4.21% है। ऑल ओवर वर्ल्ड की 4.21% इसकी इकोनॉमी है। अब इंडिया और पाकिस्तान के संबंध अच्छे ना हो पाने की वजह से जो सार्क है एक तरह से बहुत ही कोल्ड ग्रुप बन के रह गया है, बहुत ही ठंडा ग्रुप बन के रह गया है। हालांकि हम बात करते हैं टेरर फ्री माहौल की, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आतंकवाद की बात करें तो उससे सबसे ज्यादा प्रभावित इंडिया ही है। और करने वाला कौन है? सार्क का एक दूसरा नेशन मेंबर जो इसका है वो पाकिस्तान है। और सार्क की जो लास्ट मीट हुई थी 2014 में हो पाई थी, उसके बाद फिर पाकिस्तान और इंडिया के संबंध बिगड़े। इस्लामाबाद में 2016 में इसकी मीट होने वाली थी, समिट होने वाली थी, लेकिन उस समय आतंकी गतिविधियां इंडिया में ज्यादा हुई थी, पठानकोट आपका हमला हुआ था। इन सब चीजों को लेकर इंडिया ने इस्लामाबाद में समिट में शामिल होने से मना कर दिया था। तो इस तरीके से बाकी देशों ने भी, भूटान ने भी कहा हम भी नहीं जाएंगे, इंडिया नहीं जाएगा तो हम भी शामिल नहीं होंगे। तो वो समिट थी वो कैंसिल हो गई। तो उसके बाद से कोई समिट हो ही नहीं पाई है। तो इस तरह जो सार्क है वो इसकी इकोनॉमिकली प्रभावित हो रहा है। और जो पॉलिटिकल हमारा स्ट्रक्चर है, अगर हम चाहें तो साउथ एशिया को पूरा कवर कर सकते हैं। साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं वो पावर में आ सकती हैं, लेकिन नहीं आ पा रही। क्यों? क्योंकि आतंकी गतिविधियां पाकिस्तान की तरफ से कम होती नहीं दिख रही हैं। और लेकिन इंडिया हमेशा सपोर्ट करता है सार्क कंट्रीज की। इंडिया ने अपना सैटेलाइट भी लॉन्च किया था सार्क के लिए। और अभी पेंडेमिक चल रहा है, तो पेंडेमिक के दौरान इंडिया ने एक कोविड इमरजेंसी फंड का प्रपोजल भी दिया था। उसमें हर देश का अपना अपना पार्टिसिपेशन है। इंडिया ने लगभग 10 मिलियन यूएस डॉलर इसमें फंड में दिया था। पाकिस्तान ने कमिट किया है कि वो 9.8 मिलियन देगा। और इसके साथ साथ बाकी कंट्रीज भी हैं, वो भी इसमें अपना अपना योगदान देंगी। तो ये एक दूसरी खबर है सब इकोनॉमी को लेके कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाएंगे जो हमारी इकोनॉमी को मतलब खतरे में डाल सके। सरकार ने एक वो था जो लोन माफी का प्रोग्राम था सरकार का, तो सरकार सबका लोन माफ नहीं कर पा रही। ऐसा सरकार का कहना है कि वो कुछ हद तक ही लोन माफ कर पाएगी। लगभग 6 लाख करोड़ का लोन है ये। अगर ये पूरा माफ सरकार कर देगी तो सरकार के राजकोष पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ऑलरेडी पेंडेमिक में कम हो चुका है, अब इसमें लोन माफी करेगी सबकी तो ये संभव नहीं है। इसके इफेक्ट बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। और इन्होंने कहा कि हम आरबीआई के साथ मिलके और बाकी जो बैंक है उन सिस्टम के साथ मिलके हम कुछ प्रोएक्टिव एक्शन ले रहे हैं। हम बीच का रास्ता निकालेंगे जिससे कि बैंक पे बोझ ना पड़े और साथ ही जो लोन वेवर्स है जिन्होंने लोन लिया है उन पे भी उन्हें कोई समस्या का सामना न करना पड़े। इसलिए हम ऐसा बीच का रास्ता निकालेंगे, प्रोएक्टिव एक्शंस ले रहे हैं। लिक्विडिटी बढ़ा रही है सरकार ने, बोला कि हम लगभग 90,800 करोड़ रुपए का हमने लिक्विडिटी इंजेक्शन किया है मार्केट में, जिससे कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको थोड़ा फायदा हो, वो अपने पावर सप्लायर्स को पे कर सके। इसके अलावा कंज्यूमर है वो भी थोड़ा फायदे में रहे, और ट्रांसमिशन कंपनीज हैं उनका भी पैसा दिया जा सके। अगर पावर कंपनीज को घाटा हुआ तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर जो आम आदमी है उसके पास बिल ज्यादा आएगा, उसकी जेब पे अटैक होगा। सरकार ने ये भी बोला है कि हम जो एमएसएमई है हमने उसको भी लोन प्रोवाइड किया है ताकि जो छोटे छोटे मझले उद्योग हैं वो भी आराम से काम कर सके, उन पे भी बोझ ना आए ज्यादा।
इसके अलावा हम रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें भी हम थोड़ी छूट देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका अपना डाटा, उनके अपने जो प्रोजेक्ट हैं, कंप्लीशन डेट्स है और बाकी सारी चीज़ें हैं कि उसमें थोड़े से हम ढील दे दें ताकि वो अपने आराम से काम कर सके। एमएसएमई सेक्टर हो गया, प्लस एक बात और है कि एनपीए जो बढ़ रहा है उस पर भी हम काम कर रहे हैं। जब तक एनपीए कम नहीं होगा बैंकिंग सिस्टम में सुधार होना बहुत मुश्किल है और हमारे देश में एनपीए बहुत ज़्यादा रहता है बैंकों पे, इसकी वजह से हम इस बोझ में दबे रहते हैं। राफेल डिलीवरी इंडिया में होने वाली है। उन्होंने कहा कि हम कोई कोरोना और जो हुआ है उसकी वजह से कोई भी देर नहीं होगी, राफेल टाइम पे आएगा। आगे देखते हैं क्या है आपके लिए स्पेशल न्यूज़। ये न्यूज़ आपकी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, बस आपको थोड़ा सा इधर उधर की जानकारी देती हैं। तो यूपीएससी के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फर्स्ट पेज की न्यूज़ वही है, 90 ईयर ओल्ड दादी है, उनके ऊपर ट्रायल हुआ है फाइजर का। कल भी न्यूज़ में आया था, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन की बात चल रही है ब्रेक्जिट को लेके। अभी फाइनल एग्रीमेंट होना बाकी, जब तक फाइनल एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक कोई भी इसमें सार नहीं निकल के आएगा और न्यूज़ भी आपकी इम्पोर्टेंट नहीं बनेगी। यूएस ने कल बोला था कि चाइना बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, चाइना से बहुत ज़्यादा खतरा है यूएस को प्लस बाकी कंट्रीज को। तो आज इनका ये स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान और चाइना ये रिलीजियस फ्रीडम को डिस्ट्रॉय करते हैं, वायलेट करते हैं। श्रीलंका और चाइना का आपस में जो व्यापार है वो लगातार बढ़ रहा है। हम्बन टोटा जो बंदरगाह है वहाँ का, उस पे उनको फैक्ट्री लगी है, टायर फैक्ट्री, जिसकी कीमत लगभग $300 मिलियन है। अब इंडिया के लिए थोड़ी सी खतरे वाली बात हो सकती है कि चाइना अपना भारत को घेरने की सारी तैयारियां कर रहा है और ये श्रीलंका जैसे देशों के साथ उसके अच्छे संबंध बन रहे हैं। नेपाल की सरकार भी अभी उसके साथ में है और नेपाल और इंडिया का भी थोड़ा बहुत विवाद चला था। तो इस तरीके से जो इंडिया को घेरने वाला उसका काम है वो लगभग चरम पे है और इसमें एक नई कड़ी जुड़ी है श्रीलंका के साथ में उसका व्यापार का बढ़ना। इमैनुएला चारपेंटर जो है इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है, मतलब अवार्ड इनके घर पहुंच चुका है। इनको अवार्ड क्यों मिला था नोबेल प्राइज आप सब जानते होंगे, केमिस्ट्री के फील्ड में मिला था। एक है मैडम डोडना, उनको भी इनके साथ ही दिया गया था जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी को लेके। तो इस पे एक अलग वीडियो हम बनाएंगे। और अभी ये न्यूज़ में इम्पोर्टेंट इसलिए भी जाता है कि इंडिया में फेलुडा टेस्ट आया है कोरोना टेस्टिंग को लेके। उसमें क्रिस्पर और Cas9 का जो काम है वो काम इन्होंने भी किया था और ये जीन टेक्नोलॉजी, जीन एडिटिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज था ये इम्पोर्टेंट हो गया था। इस पर एक अलग से आपको वीडियो बना के देंगे, उसमें हम फेलुडा टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और इनके बारे में भी, ठीक है। ये दो न्यूज़ है 5G पॉलिसी को लेके। 5G पॉलिसी के रोल आउट की तैयारी हो रही है। इसमें हम आपको ये न्यूज़ बताएंगे पीएम मोदी ने क्या कहा है। मोबाइल कांग्रेस है 2020, उसमें उन्होंने क्या बोला है ये सब बताएंगे। इन्होंने कहा है कि सारे स्टॉक होल्डर ये श्योर करें कि जो 5G टेक्नोलॉजी है और इसके इक्विपमेंट्स एंड डिज़ाइन डेवलपमेंट सब टाइम पे तैयार हो और जल्दी से जल्दी तैयार हो। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बहुत ज़रूरत है इंडिया में और क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होगा तो हम एक काम क्या कर पाएंगे कि इंडिया में एक ट्रेंड है, हम मोबाइल खरीदते हैं उसको फिर बहुत जल्दी बेचते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं फिर हटाते हैं, चार्जर वगैरह तो हम लोग के आए दिन खराब होते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जब खराब होती हैं तो कहाँ जाती हैं, ई वेस्ट में जाती हैं। यही बनता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इन्होंने कहा है कि जो कोशिश है वो ये रहनी चाहिए, इनोवेशन आप इस फील्ड में करिए कि हमारा जो ई वेस्ट है उसको आप रिसाइकिल कर पाए किसी भी तरीके से, क्योंकि हम गैजेट फ्रेंडली बहुत ज़्यादा हैं और फ्रीक्वेंटली गैजेट को हम रिप्लेस करते रहते हैं। तो इंडस्ट्री को बोला है कि आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए जिससे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो अच्छे से हैंडल हो सके। रविशंकर प्रसाद है आईटी मिनिस्टर, इन्होंने बोला है कि इनोवेटर्स और मैन्युफैक्चरर्स को रिक्वेस्ट की है कि आप फॉरेन कैपिटल लेके आइए इंडिया में
और इसके साथ साथ इनोवेशन को भी बढ़ाइए। इंडिया में स्वागत है इनोवेशन का, फॉरेन फंड का, लेकिन साथ में नेशन की सिक्योरिटी सेफ्टी भी जरूरी है। आगे उन्होंने बताया कि आईटी सेक्टर में, कम्युनिकेशन एंड आईटी सेक्टर में लगभग 7% की एफडीआई की ग्रोथ हुई है, वो भी इस पेंडेमिक के दौरान। इन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह के इनोवेशन के अगेंस्ट नहीं है। हमारे पास, हम चाहते हैं कि अलग अलग देशों से इनोवेशन जो टेक्नोलॉजी है इंडिया में आए, फॉरेन फंड आए, लेकिन इसके साथ साथ एक कोशिश ये भी रहनी चाहिए कि हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी ये भी बनी रहे। डिजिटल सिक्योरिटी हो चुकी है इंडिया में अगर, तो हम बहुत सारी चीजों को काबू में कर सकते हैं, इसलिए डिजिटल सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया में बहुत, अब इंडिया क्या पूरी दुनिया में डिजिटल टेक्नोलॉजी का ही आजकल बोलबाला है। अगर इस फील्ड में किसी भी तरह की कोई सेंध लगती है, किसी भी तरह का कोई इलीगल काम होता है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड है कितना ज्यादा होता है। ऑनलाइन फ्रॉड को पकड़ना भी बहुत मुश्किल है। तो इनका यही कहना है कि वी आर ओपन फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशन, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो आईओटी सेक्टर में हो, चाहे वो मशीन लर्निंग हो। इंडिया में इनफ अपॉर्चुनिटी है और हम बाहर के लोगों का इसमें स्वागत करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडिया अभी पीछे आया था कि इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत जरूरत है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी सिर्फ बड़े लोगों तक, बड़ी कंपनियों तक सीमित होकर रह गया है। ये अभी नीचे के स्तर पर नहीं आ पाया है, एक तरह से गैप है, क्योंकि नीचे के जो लोग हैं उनकी यहाँ पहुंच नहीं है। उनका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अलाउ नहीं कर पाता है अपने यहाँ काम करने में। और रिसर्च डेवलपमेंट का जो काम है वो भी कहीं ना कहीं इसमें हम पीछे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अब जब 5G की बात करते हैं तो साथ ही साथ बात करना ये भी जरूरत हो जाती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है उसको कॉमन मैन तक पहुंचाया जाए, सिर्फ कुछ लोगों तक बॉटल नेक बन के ना रह जाए। बॉटल नेक मतलब होता है कि सिर्फ शुरुआत के कुछ लोगों को मिला, बीच में एक तरह से रुकावट आ गई और फिर नीचे के लोग ऐसे ही रह गए। तो इसके लिए इन्होंने ये बोला है कि अगर हम काम करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो साथ में आप सारे स्टॉक होल्डर्स मिलकर काम करिए, जल्दी से कोशिश करिए कि 5G प्लान आए इंडिया में। ई वेस्ट को मैनेज करिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दीजिए, कॉमन मैन तक इसको पहुंचाइए। इनोवेशन और एफडीआई इन सब का इंडिया में मोस्ट वेलकम है। ये थी पूरी खबर का सार। आगे देखते हैं, और इस तरह आपकी ये आज की न्यूज यहाँ पे दी एंड होती है। आगे क्रिकेट न्यूज है। तो ये था आपका आज का सेशन। हम बता चुके हैं आपको कि हम इस पे एक अलग वीडियो लेके आएंगे फेलुडा टेस्ट पे, और उसमें बताया जाएगा कि इमैनुअल चारपेंटियर और मैडम डोडना, इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री पे, और उसी बेस पे हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी फेलुडा टेस्ट किट की। तो दोस्तों, आज का सेशन आपका यहाँ पे हैप्पी एंडिंग होती है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज आपकी हैं तो आप जरूर पूछिए कमेंट बॉक्स में। हमारी पूरी कोशिश रहेगी उनको शॉर्ट आउट करने की। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपना सेशन समाप्त करती हूँ। नमस्कार, जय हिंद और धन्यवाद।